हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं और डेली के अच्छे क्वेश्चन के साथ आते हैं। और आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को मतलब एक अच्छे लेवल क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है। और इसके पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगला जो भी आपको वीडियो मतलब यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि घी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव पूछा है? घी महोत्सव, ठीक। ऑप्शन ए दिया है तेलंगाना, ऑप्शन बी दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दिया उत्तराखंड। किसकी बात कर रहा है? घी महोत्सव की। तो अगर हम बात करें घी महोत्सव की, तो घी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछा उत्तराखंड में इसके सिवा और कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पर एक है आपका फुलदेई महोत्सव। फुलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपके उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। एक है आपका यहाँ पर हरेला महोत्सव, हरेला, ठीक। इसी के नाम पे एक है आपका हरेली महोत्सव। हरेला कहाँ का? उत्तराखंड का। और अगर पूछे हरेली क्या है? हरेली महोत्सव, हरेली कहाँ का? तो ये आपके छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। हरेली छत्तीसगढ़ का है और हरेला उत्तराखंड का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए दिया गुरु शिखर, ऑप्शन बी दिया सद्भावना चोटी, ऑप्शन सी दिया अनाई ये आपका अनाई मुदी होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनाई मुदी। और ऑप्शन डी क्या दिया है आपका? अगस्त मलाई। तो इसकी बात करें अनाई मोदी यहाँ पर, ठीक है। अनाई मोदी, ठीक। तो देख लेते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा था। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपके गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर जो आपके अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और जो सद्भावना चोटी है एक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो विंध्याचल, यानी विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना चोटी है, ठीक है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? गुडबिल चोटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अनाई मुदी की बात करें तो ये आपका अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अन्ना मलाई की। अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। या फिर पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुदी ही कहलाएगी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, या मतलब प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछे, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे, तो क्या हो जाएगा आपका? अनाई मुदी ही होगा, ठीक है। अगर हम अगस्त मलाई की बात करें, अगस्त मलाई, तो ये आपके इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? इलायची पहाड़ी की। ये कहाँ पर? आपके केरल में है। इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपके अगस्त मलाई, ठीक है। और इसी अगस्त मलाई जो पर्वत चोटी है, यहीं से एक नदी निकलती है। कौन सी? ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी पूछे, ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? आपके अगस्त मलाई की चोटी से निकलती है। और यह भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? ये आपकी ताम्रपर्णी नदी, जो कि अगस्त मलाई, कहाँ से? अगस्त मलाई की चोटी से निकलती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता को बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता को बताया गया है? ऑप्शन यदि आपका भाग 1, ऑप्शन बी दिया आपका भाग 2, ऑप्शन सी दिया भाग 3 और ऑप्शन डी दिया भाग 4। तो पूछे किसकी बात कर रहा है? नागरिकता की बात कर रहा है, ठीक है।
अगर हम भाग 1 की बात करें तो इसमें क्या दिया है, राज्य और संघ के बारे में दिया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है। नागरिकता की बात करते हैं, दिया आपका भाग 2 में दिया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक। भाग 3 की बात करें तो इसमें आपका मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है। और भाग 4 की बात करें, इसके भाग 4 की बात करें तो यहाँ पर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक। ठीक। भाग 1 क्या है, राज्य और संघ है। राज्य संघ के बारे में बताया गया है। ठीक। भाग 2 क्या है आपका, नागरिकता है, नागरिकता है। ठीक है। और भाग 3 की बात करें तो आपका मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। और भाग 4 की बात करें तो यहाँ आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। ये किसमें दिया, आपके भाग 4 में दिया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्यों है। ऑप्शन दिया गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी दिया आपका यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी दिया यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और ऑप्शन डी दिया यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध के, मतलब बोध गया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पूछे गौतम बुद्ध को जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, 563 BC में हुआ था। कहाँ पर, 563 BC में कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कर पूछे कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था आपके बोध गया में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे शुद्धोधन। इनकी माता कौन थी, इनकी माता का नाम था महामाया था। ठीक है। कौन थी, महामाया थी। और इनकी अगर पूछे इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो जाती है। और जिसके बाद इनका पालन पोषण की मौसी प्रजापति गौतमी करती है। इनका 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ विवाह कर दिया जाता है। और इसके मतलब 28 वर्ष की उम्र में इनको एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है, राहुल है। पुत्र का नाम पूछा क्या है आपका, राहुल है। ठीक है। और जस्ट इसके 1 साल बाद इन्होंने गृह त्याग किया। और कब, 29 वर्ष की उम्र में। और इसके बाद आपके 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब पूछा इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा थी आपकी पाली। क्या थी, पाली थी। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। ठीक है। और गौतम बुद्ध का जो था महापरिनिर्वाण जो था वो कहाँ था, यानी इनकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पर, कुशीनगर में, कुशीनगर में हुआ था। ठीक। तो पूछा तो बोध गया महत्वपूर्ण स्थल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया भोरमदेव मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। भोरमदेव मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी दिया उत्तराखंड। तो भोरमदेव अगर पूछे मंदिर कहाँ पर है तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है। अगर पूछे छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से मंदिर हैं, तो यहाँ पर एक है आपका दंतेश्वरी मंदिर। क्या है, दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, आपके छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। एक पूछे अगर फिर चंद्रहासिनी मंदिर कहाँ पर है, चंद्रहासिनी मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपके छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है। बंजारी माता मंदिर कहाँ पर है, बंजारी माता मंदिर, ये भी आपके छत्तीसगढ़ में ही है। माँ बगलेश्वरी देवी मंदिर, माँ बगलेश्वरी देवी मंदिर, माँ बगलेश्वरी देवी मंदिर, ये भी आपके
छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, कौन कौन से मंदिर हो गए आपके? भोरमदेव मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, चंद्रहासिनी मंदिर, बंजारी माता मंदिर और माँ बगलेश्वरी देवी मंदिर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? निम्न में से कौन सा दर्रा जो आपके मुंबई को नासिक से जोड़ता है? ऑप्शन दिया थाल घाट, ऑप्शन बी दिया भोर घाट, ऑप्शन सी दिया पाल घाट और ऑप्शन डी दिया आपका सेनकोट्टा घाट। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मुंबई को नासिक से बात करें तो आपके थाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? थाल घाट दर्रा जो आपके मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा की बात करें तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पाल घाट दर्रा की बात करते आपका कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोयम्बटूर से जोड़ता है। और सेनकोट्टा की बात करें तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को किससे? शिवकाशी, जो कि आपके कहाँ पर? मदुरै में है, शिवकाशी से। तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है। ठीक, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से, भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से, पाल घाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से और सेनकोट्टा घाट दर्रा तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? ऑप्शन दिया 1949, ऑप्शन बी दिया आपका 1950, ऑप्शन सी दिया 1991 में और ऑप्शन डी दिया 1992 में। पूछा भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? अगर पूछा नागरिकता की बात करें तो कोई भी देश हो, तो अपने मतलब कोई भी देश हो वो अपने यहाँ के जो आपके मतलब जो लोग हैं उनके लिए एक विशेष अधिकार का प्रावधान करती है, मतलब उन्हें एक विशेष अधिकार देती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को नागरिकता कहते हैं। ठीक है, विशेष अधिकार को ही वहाँ की नागरिकता कहते हैं। जिसके पास नागरिकता होती है उसी को विशेष अधिकार दिया जाता है। ठीक, तो पूछा भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो लागू हुए थे 1949 में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है? आपके एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता यानी हम देश के नागरिक हैं, न कि राज्य के। राज्य के क्या हैं? राज्य के हम निवासी हैं। ठीक, देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। ठीक है, यानी भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। अगर पूछे एकल नागरिकता का प्रावधान अगर पूछे कहाँ से लिया गया है तो ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो आपके एकल नागरिकता का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया? आपके ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत लिया गया? तो 1955 के अधिनियम के तहत आपके भारत में नागरिकता को लिया गया। किसके आधार पर? 1955 के अधिनियम के आधार पर किया गया। ठीक है, अगर पूछे भारत में नागरिकता के प्रावधान में अगर पूछे पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो पहली बार संशोधन हुआ था 1986 में। 1986 में। ठीक है, नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1986 में किया गया था। ठीक है, भारत का नागरिक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? आधार कार्ड और पैन कार्ड का प्रावधान है। ठीक है, यानी इसके सिवा कोई कार्य नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अगर पूछे जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहीं पर एक है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पर? ये भी कहाँ पे? आपके पश्चिम बंगाल में। एक आपका सुंदरवन, कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भी आपके पश्चिम बंगाल में है। एक है आपका सिंगा, क्या है? सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक है आपका नओरा राष्ट्रीय उद्यान, नओरा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ है आपके? ये सब आपके कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में है। कौन कौन से हैं? जल्दापरा, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, नओरा राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान सब आपके पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन दिया आपका कंडला बंदरगाह, ऑप्शन बी दिया आपका एन्नौर बंदरगाह, ऑप्शन सी दिया आपका
मुंबई बंदरगाह, और ऑप्शन डी किया जाए न्हावा शेवा बंदरगाह। कंडला बंदरगाह की बात करें तो कहाँ पर है आपके गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे अधिक आपका किसका नमक और मेवों का निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा किसका निर्यात होता है? नमक और मेवे का निर्यात होता है। कहाँ पर है? आपके गुजरात में। इसी के नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, ठीक है। एन्नौर बंदरगाह की बात करते हैं आपके कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में आपके 3 बड़े बंदरगाह हैं। एक है आपका एन्नौर हो गया, एक है आपका चेन्नई बंदरगाह हो गया, ठीक है। एन्नौर, चेन्नई बंदरगाह, एक और है आपका, ठीक है। पहले देख लो, अगर मुंबई बंदरगाह की बात करें, मुंबई बंदरगाह कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह को एक आपको किसका? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये आपके मुंबई बंदरगाह को ही कहते हैं, ठीक है। न्हावा शेवा बंदरगाह की बात करें तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब इसका नाम बदल के पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका नाम है? ये आपके न्हावा शेवा बंदरगाह का नाम है। तो भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो आपका मुंबई बंदरगाह ही है। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह में। ये दोनों की बात करें, मुंबई बंदरगाह, न्हावा शेवा बंदरगाह आपके महाराष्ट्र में है, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है, कंडला बंदरगाह आपके गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि किस समिति, कहता है किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? ऑप्शन ए दिया लोढ़ा समिति, ऑप्शन बी दिया सिंधवी समिति, ऑप्शन सी दिया आपका नाथुराम मिर्धा समिति, और ऑप्शन डी दिया आपका एमडी समिति। ऑप्शन डी क्या दिया? एमडी समिति, ठीक। तो इसके बाद भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को किसके मतलब सिफारिश पर की गई थी? तो कौन सी समिति थी? ये समिति आपकी सिंधवी समिति थी। कौन सी समिति थी? सिंधवी समिति थी, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के ऋण के रूप में जाना जाता है? कौन सी श्रेणी है जिसे एशिया के ऊपरी ऋण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी दिया कैलाश श्रेणी, ऑप्शन सी दिया आपको जास्कर श्रेणी, और ऑप्शन डी दिया आपका लद्दाख श्रेणी। ऑप्शन डी क्या दिया? लद्दाख श्रेणी, ठीक। तो ऊपरी एशिया के ऋण के रूप में अगर पूछे किस श्रेणी को जाना जाता है? जाना जाता है काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि निम्न में से कौन सा खेल कोर्ट में नहीं खेला जाता? कौन सा खेल आपका कोर्ट में नहीं खेला जाता? ऑप्शन दिया टेनिस, ऑप्शन बी दिया आपका बैडमिंटन, ऑप्शन सी दिया आपका नेट बॉल, और ऑप्शन डी दिया बेसबॉल। अगर हम बेसबॉल की बात करते हैं कहाँ खेला जाता है? आपके डायमंड में खेला जाता है। आपके डायमंड में खेला जाता है, यानी जो बाकी 3 है आपके कहाँ खेले जाते हैं? आपके कोर्ट में खेले जाते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कोर्ट में और कौन से खेल खेले जाते हैं? एक हो गया टेनिस, बैडमिंटन, नेट बॉल, एक हो गया आपका हैंड बॉल, क्या है आपका हैंड बॉल, ठीक है। एक है आपका वॉलीबॉल, एक है आपका स्क्वैश, क्या है? स्क्वैश है, खो खो है और कबड्डी है। ये सब आपके कहाँ खेले? आपके कोर्ट में खेले जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मूंगा चट्टानों से निर्मित लक्षद्वीप समूह पर कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह पर कुल कितने द्वीप हैं? अगर फिर लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारत्ती है। राजधानी क्या है? कवारत्ती है, ठीक है। यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर भाषा बोली जाती है मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ पर टोटल कितने द्वीप हैं? तो आपके मूंगा चट्टान के कितने द्वीप हैं? आपके टोटल 36 द्वीप हैं। टोटल 36 द्वीप हैं, और जिसमें से पूछे मानव कितने पर रहते हैं? तो कितने द्वीपों पर? तो सिर्फ 11 द्वीपों पर ही आपके यहाँ पर मानव रहते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी क्या होगी? लक्षद्वीप की कवारत्ती हो गई। टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। रहने लायक मतलब मानव रहित द्वीप कितने हैं? आपके 11, यानी 11 द्वीप पर आपके सिर्फ मानव रहते हैं, ठीक है। अगर पूछे यहाँ पर भाषा कौन सी? मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर अपवाद है कि मिनिकाय द्वीप जो है इसमें एक मिनिकाय द्वीप है। क्या है? मिनिकाय द्वीप है। मिनिकाय द्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर आपके महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? महल भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि
हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ने दिया अजातशत्रु, ऑप्शन बी दिया उदयन, ऑप्शन सी दिया बिंबिसार और ऑप्शन डी दिया आपका शिशुनाग। तो हर्यक वंश की बात करें, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इनके बारे में बताया था कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अगर पूछे शासनकाल किसका था, तो वो था आपके बिंबिसार का ही था। कितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया था? इन्होंने 52 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष तक शासन किया था। और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल पूछे कौन किसका है, तो आपके बिंबिसार का, जो कि आपके हर्यक वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, और अजातशत्रु कौन थे? तो बिंबिसार के पुत्र थे। कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे। अगर पूछे इनका बिंबिसार का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम इनका बताया गया आपका श्रोणिक। क्या है? श्रोणिक। अन्य नाम इनका श्रोणिक बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्सों का उपयोग किस लिए किया जाता है? बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्सों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका ऋण, ऑप्शन बी दिया आपका संपत्तिर्वक, ऑप्शन सी दिया गारंटी और ऑप्शन डी दिया ब्याज। तो जबकि बैंकों में जमा राशि का अधिकतर हिस्सों का उपयोग अगर पूछे किस लिए किया जाता है, तो आपका ऋण के लिए किया जाता है। किसके लिए? ऋण के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैग्नीफेरा इंडिका, ये यहाँ पर गलत क्या है? ठीक है, क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। मैग्नीफेरा इंडिका इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ने दिया लंगूर, ऑप्शन बी दिया आपका आम, ऑप्शन सी दिया आपका अंगूर और ऑप्शन डी दिया आपका सेब। तो अगर पूछे मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तब कि आम का वैज्ञानिक नाम किसका? आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है, अगर पूछे लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आपका क्या है? हेमोनेडिया। हेमोनेडिया क्या है? हेमोनेडिया सेमनोपिथेस। सेमनोपिथेस। ठीक है, किसका वैज्ञानिक नाम है? आपके लंगूर का वैज्ञानिक नाम है। आम का क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है, और अंगूर की बात करें, अंगूर का अगर पूछे वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है विटियस। विटियस जो आपका अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। और सेब की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम का मेलस, क्या होगा? मेलस प्यूमिया। मेलस प्यूमिया जो आपका किसका नाम है? आपका सेब का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अजातशत्रु के माता का नाम क्या था? अजातशत्रु के माता का नाम क्या था? अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र है। ठीक है, और ऑप्शन ने दिया का महाकौशला। अजातशत्रु की माता का नाम पूछा ना, तो ऑप्शन ने दिया महाकौशला, ऑप्शन बी दिया चेलना और ऑप्शन डी दिया क्षेमा और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ये तीनों की बात करें तो किसकी पत्नियां थी? ये आपके बिंबिसार की पत्नियां हैं। तीनों आपकी बिंबिसार की पत्नियां। अगर महाकौशला की बात करें, महाकौशला की बात करें तो एक किसके घर पीछे बहन थी? तो आपके कौशल नरेश। कौन नरेश थे? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकौशला थी। ठीक है, और एक थी चेलना की बात करें तो ये कौन थे? वैशाली नरेश चेटक की बहन थी। वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी। ये चेटक की पुत्री थी। और प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकौशला थी। क्षेमा की बात करें तो ये आपके भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। कहाँ की? भद्र प्रदेश की। भद्र प्रदेश की। ये कहाँ की थी? आपके वैशाली की थी। कहाँ की? वैशाली के वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी। और महाकौशला की बात करें तो आपके कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौन थी? महाकौशला। ठीक है, तो पूछा अजातशत्रु की माता का नाम क्या था? तो अजातशत्रु की माता का नाम था आपका महाकौशला ही था। क्या था? महाकौशला ही था। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। यानी पिता बिंबिसार और माता कौन हुई? महाकौशला। ये दोनों भी आपके किसकी पत्नियां थी? ये भी आपके बिंबिसार के ही पत्नियां हैं। ठीक है, चेलना और क्षेमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी ESDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया 5, ऑप्शन बी दिया ऑप्शन ए दिया 6, ऑप्शन बी दिया 5, ऑप्शन सी दिया आपका 7 और ऑप्शन डी दिया आपका 8। ठीक है, इसकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, तो पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में टोटल में इसमें कितने देश थे। टोटल इसमें शुरू में जब ये बना था इसमें टोटल आपके 29 देश थे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेड क्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। इसकी मुद्रा क्या है। इसकी मुद्रा आपका ESDR है। क्या है ESDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक, ये आपकी मुद्रा है। तो पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कितनी मुद्राओं वाली, तो आपकी टोटल आपकी इसमें कितनी मुद्राएं हैं। आपकी 5 मुद्राएं हैं। कौन कौन सी हैं। एक है आपकी डॉलर जो कि कहाँ की है, कहाँ की मुद्रा है आपकी अमेरिका की है। एक है आपकी पाउंड, पहला क्या है आपका डॉलर है। 5 मुद्राओं की बात करें तो पहला आपका डॉलर कहाँ का USA का यानी अमेरिका का है। दूसरा है आपका पाउंड है। क्या है पाउंड है, ये कहाँ का आपका ब्रिटेन का है। कहाँ का है ब्रिटेन का है। तीसरा आपका रेमिनवी है। रेमिनवी है, ये कहाँ का है, ये आपके चीन का है। ठीक है, चौथा की बात करें चौथा आपका येन है। चौथा येन है, ये कहाँ का आपके जापान का है। ठीक, पांचवा की बात करें पांचवा आपका यूरो। ये आपके 5 मुद्राएं इसमें शामिल है। कहाँ का आपके यूरोपीय यूनियन की है। यूरोपीय यूनियन। ठीक, ये आपकी 5 मुद्राएं किसमें शामिल है आपके SDR। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया श्वसन, ऑप्शन बी दिया गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी दिया आपका प्रकाशानुवर्तन और ऑप्शन डी दिया गुरुत्वीय अनुचलन। ऑप्शन डी क्या दिया गुरुत्वीय अनुचलन। तो प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। तो कहलाती है कि प्रकाशानुवर्तन। क्या कहलाती है प्रकाशानुवर्तन, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना लिखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।